आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवीं कक्षा का विषय सामाजिक अध्ययन, समाज अध्ययन का भाग अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। इसमें पिछले कालांश में हमने पहले अध्याय के बारे में पढ़ा था, पालनपुर गांव की कहानी, और इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग। संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो मनुष्य के विकास में उपयोगी होते हैं, उन सभी साधनों को संसाधन कहते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं या मानव निर्मित भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप में जैसे जल है, हवा है, जो प्रकृति ने पैदा की है, वो सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मानव ने उसमें रूप बदल दिया है, उनके अलग ढंग से उनका उपयोग किया जाता है। जैसे पत्थर का प्राकृतिक संसाधन आता है, उसे भवन बना दिया है, तो भवन मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। इसी तरह सड़क है, बांध है, इसी तरह से मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो मनुष्य के विकास में उपयोगी होते हैं, उनको कहते हैं संसाधन। लेकिन यहाँ पाठ का नाम ये दिया है संसाधन के रूप में लोग, यानी मानव निर्मित संसाधन और दूसरे प्राकृतिक संसाधन से यहाँ हटकर बात कर रहे हैं कि मानव किस तरह से संसाधन के रूप में उपयोगी होते हैं, मानव किस तरह से संसाधन के रूप में होते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इस पाठ में कि मानव किस तरह से हमारे लिए संसाधन का काम करता है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षित करके, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाकर, किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर उस मनुष्य को, उस मानव को दूसरे लोगों के लिए उपयोगी बनाया जाता है। ऐसा होना मानव संसाधन या मानव पूंजी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शिक्षित करके उनको प्रशिक्षण देकर चिकित्सक बना दिया जाता है, तो ऐसा चिकित्सक कई बीमार लोगों का इलाज करके उन लोगों को उपयोगी बना देता है, तो वो चिकित्सक अन्य लोगों के लिए एक तरह का मानव संसाधन हो गया। इसी तरह से किसी विषय का गहन अध्ययन करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति लोगों को शिक्षा देने का काम करता है, लोगों को गुणवान बनाता है, लोगों को समझदार बनाता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए उपयोगी बनता है और वो मानव संसाधन कहलाता है। इसी तरह से हर व्यक्ति शिक्षित बनकर, स्वस्थ बनकर, प्रशिक्षण प्राप्त करके किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के लिए अगर उपयोगी बनता है, तो वो व्यक्ति मानव संसाधन कहलाता है। ऐसा होना मानव पूंजी भी कह सकते हैं। ये शिक्षा के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा ऐसा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। तो ये इस पाठ का मुख्य सारांश था, जो हमारे पाठ का नाम था, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, निवेश से तात्पर्य है ऐसे स्थान पर धन खर्च करना जिससे वापस धन की प्राप्ति हो, अर्थात धन का उत्पादन हो। जैसे किसान ने जमीन के ऊपर नलकूप खुदवाया, उसमें जो धन खर्च किया वो एक तरह का निवेश हुआ, क्योंकि नलकूप से वापस वो धन का उत्पादन करेगा। तो ऐसे स्थान पर धन खर्च करना जिससे वापस धन का उत्पादन हो, तो किसान ने नलकूप खुदवाया, जिसके वजह से नलकूप से वापस उत्पादन लेकर धन प्राप्त करता है, वो एक निवेश हुआ। ठीक उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को शिक्षित बनाकर, किसी व्यक्ति को स्वस्थ बनाकर, उनको प्रशिक्षण देकर वो वापस दूसरे लोगों के लिए उपयोगी होता है, तो अपनी सेवाएं देकर धन प्राप्त करता है। इस तरह से किसी व्यक्ति को शिक्षित करना भी एक तरह का निवेश होता है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, वही जनसंख्या मानव पूंजी कहलाती है। ऐसे लोग जो शिक्षित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करके दूसरे लोग उपयोगी होते हैं, उन लोगों को, उन जनसंख्या को, उन व्यक्तियों को मानव पूंजी कहते हैं, अर्थात मानव संसाधन कहा करते हैं। अगला है, दूसरे संसाधनों की तरह मानव संसाधन भी उत्पादन में सहयोगी होते हैं। जैसे जमीन है, जमीन के ऊपर उत्पादन लिया जाता है, कृषि ली जाती है, खेती की जाती है। इसी तरह से खनिज पदार्थ है, वो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन हमारे उपयोगी होते हैं, जिस तरह से मानव निर्मित ये भवन है, इस तरह से मानव निर्मित संसाधन भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का आपस में जोड़ने का जो काम करता है, वो मानव करता है। इस तरह से मानव एक पूंजी, जैसे उदाहरण के रूप में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अर्थात भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी तीनों को जोड़ने का काम करता है, वो मानव पूंजी होती है। इसी मानव पूंजी को मानव संसाधन कहते हैं। अर्थात कितने भी हमारे पास संसाधन क्या ना हो, लेकिन उस संसाधनों का उपयोग करने वाला, संसाधनों का सही ढंग से विरोध करने वाला, सतत वर्ष के विकास के लिए उसका उपयोग करने वाला अगर मानव अगर ऐसा
शिक्षित नहीं है, मान लो अगर ऐसा प्रशिक्षण लिया हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विकास नहीं होगा। तो दूसरे संसाधनों की तरह मानव संसाधन भी उत्पादन में सहयोगी होता है। इसी के चलते हरित क्रांति में अधिक उत्पादन हुआ था। पहले भी कृषि की जाती थी, पहले भी खेती की जाती थी, लेकिन इतना उत्पादन नहीं होता था। लेकिन हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल अधिक उत्पादन हुआ, और अधिक उत्पादन होने का कारण यह था कि मानव ने अपने दिमाग के द्वारा नई तकनीक का प्रयोग किया, उन्नत किस्म के खाद बीज का प्रयोग किया, जिसके वजह से नई विद्या अपनाने की वजह से पहले की तुलना में अधिक उत्पादन हुआ। तो वो अधिक उत्पादन होने के कारण वो पहले वाली भूमि थी, वो पहले वाले श्रमिक थे, लेकिन उसमें जुड़ा क्या, उसमें मानव पूंजी जुड़ी, इसके वजह से अधिक उत्पादन हुआ। तो इस तरह से अन्य संसाधनों की तरह मानव संसाधन भी उत्पादन में उतना ही सहायक है जितना कि अन्य संसाधन सहायक होते हैं। लेकिन अगर मानव संसाधन नहीं हो तो अन्य संसाधनों के द्वारा उत्पादन लेना संभव नहीं। तो इस तरह से अन्य संसाधनों की तुलना में मानव संसाधन अधिक श्रेष्ठ है, अधिक उपयोगी है, अधिक उपयोगी है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि विकसित देश है, जैसे जापान जैसे देश है, तो जापान में वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी रहती है, सामान्यतः इतने संसाधन नहीं है जितने कि हमारे देश में या अन्य देशों में। लेकिन जापान अपना निवेश शिक्षा पर करता है, चिकित्सा पर करता है, अर्थात मानव पूंजी पर करता है। इसलिए अन्य देशों से संसाधन का आयात करके और उससे गुणवत्ता बढ़ाकर उस वस्तु की निर्मिता, उस वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करके वो दूसरे देशों में निर्यात करता है। वो सब प्राकृतिक संसाधनों के अभाव होते हुए भी अधिक से अधिक निर्यात करके अधिक से लाभ प्राप्त करता है। वो केवल एक ही कारण है, जिसका कारण वो है मानव पूंजी का होना। इस तरह से अन्य संसाधनों की तुलना में मानव पूंजी श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव पूंजी ही अन्य संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करती है। इसी तरह से हम एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी में दो बालक हैं जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। किसकी आमदनी अधिक होती है, किसकी कम होती है, उसके पीछे क्या कारण है, एक कहानी के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है शकल की कहानी और दूसरी है विलास की कहानी। शकल और विलास दोनों बराबरी उम्र के होते हैं, 12-13 साल के होते हैं। लेकिन शकल जो होता है बचपन में पढ़ने में मेधावी होता है और पढ़ता है, उनके घर वाले पढ़ाना चाहते हैं। शकल के चाचा जी होते हैं जो मैट्रिक पढ़ते हैं, कोई जॉब नहीं मिलता है, लेकिन शकल चाहता है और उनके माता पिता भी चाहते हैं कि शकल आगे पढ़कर कोई व्यवसाय करे, कोई रोजगार प्राप्त करे या कोई नौकरी प्राप्त करे। इसलिए वो पढ़ना चाहता था और घर वाले पढ़ाना चाहते थे। और इस तरह से शकल ने 10वीं पास की। उसके बाद पिताजी ने उनको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बड़ी डिग्रियां प्राप्त की और फिर उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। और इस तरह से इंजीनियर बनने के बाद में उनको एक फर्म में नौकरी मिल गई और फर्म में नौकरी मिलने के बाद में उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के बाद में वो जो फर्म थी, उस फर्म में इस डिजाइन के वजह से फर्म की जो बिक्री थी वो अधिक होने लगी। यानी फर्म की बिक्री इनके वजह से अधिक करने में सहयोग मिल गया। इसकी वजह से जो फर्म का मालिक था बड़ा खुश हुआ और इस शकल की नौकरी में उसको पदोन्नति दे दी और जिससे पहले की तुलना में उसको अधिक आमदनी हो गई। ये तो था एक तरह का शकल का मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी की वजह से इसकी आमदनी बढ़ी। और दूसरा जो है वो है विलास। विलास सामान्यतः एक मशवरे का बेटा होता है। पिताजी मशवरे से का काम करते हैं, मछलियां पकड़ के लाते हैं। लेकिन ये जो छोटा था बचपन में, तभी इसके पिताजी की मृत्यु हो गई और माताजी मछलियां पकड़ती थी और आजीविका चलाती थी। इस विलास की बचपन में ही एक बीमारी लग गई जिसका नाम था गठिया, जिसके वजह से ये आना जाने में तकलीफ रहती थी, विद्यालय भी नहीं जाता था, घर का काम ही जैसे तैसे करता था और माताजी के पास इतना धन नहीं था कि इसका इलाज करा पाए। लेकिन और कुछ समय बाद में ये धीरे धीरे घर के कामों में भी सहयोग करने लगा और बाद में माताजी जब मृत्यु हो गई तब ये भी वही काम करने लगा जो इनके माताजी और पिताजी करते थे। मछलियां पकड़ के लाते थे और उसको बेचते थे और खाते थे। बहुत कम मजदूरी होती थी। उधर इसी उम्र का जो बालक है, जो शकल है, वो बहुत अधिक आमदनी प्राप्त कर रहा है। उनके जीवन जीने का स्तर ऊंचा हो गया है। और इसी उम्र का जो बालक है विलास, उसकी आमदनी कम हो गई है और उसके जीवन स्तर नीचे हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शकल ने अपने आप को शिक्षित किया, अपने आप को प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने आप को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित किया, अपने आप को मानव संसाधन बना दिया, दूसरों के लिए उपयोगी बना दिया। और इधर जो विलास था वो पहले की तरह ही शारीरिक रूप से कार्य करता था, उसने शिक्षा ग्रहण नहीं की, इस तरह से किसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं
किया, जिसके वजह से वो मानव पूंजी नहीं बन पाया, मानव संसाधन नहीं बन पाया। तो इस तरह से जो व्यक्ति मानव संसाधन के रूप में उपयोगी होता है वो दूसरों के लिए उपयोगी होता है और अपनी आमदनी भी बढ़ा देता है। इस तरह से शकल और विलास की कहानी से हमने जानने का प्रयास किया। इस तरह से जापान जैसा देश किसी मानव पूंजी के बल पर दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में भी 2017 के बाद में कौशल निर्माण की कार्य योजना चल रही है, जिसके वजह से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को अपने कार्य करने के लिए उसे प्रेरित किया जाए, जिसके वजह से वो व्यक्ति दूसरों के लिए मानव पूंजी और मानव संसाधन के रूप में उपयोग हो। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मानव पूंजी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपना व्यवसाय चलाएं, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमदनी भी हो। तो इस तरह से इस पाठ में हमने ये पढ़ने का प्रयास किया कि संसाधन के रूप में लोग संसाधन किसे कहते हैं, लोग संसाधन के रूप में किस तरह से होते हैं और ऐसे लोग जो संसाधन के रूप में नहीं होते उस नहीं होने का कारण क्या है और जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। साथ हमने शकल और विलास की कहानी भी पढ़ी, इसके तुलनात्मक अध्ययन करके समझने का प्रयास किया कि संसाधन किस तरह से होते हैं मानव, और उसके बाद विश्व स्तर का जो उदाहरण है जापान, उसके बारे में अध्ययन किया। इसके बारे में अगला जो क्लास आएगा उसमें इसके बारे में अगली गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।